नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार तिवारी। आप सभी का बैंकिंग गाइड चैनल में पुनः स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आईआरएससी एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स का। आईआरएससी एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या है? तो आईआरएससी का मतलब है इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, एंड प्रोविजनिंग जब खाता एनपीए हो जाता है तो आपको पता है कि प्रोविज़न करना पड़ता है। सो वी विल सी, लेट अस सी इन डिटेल। नाउ कमिंग टू डेफिनेशन ऑफ एनपीए। अभी जनरल भाषा में अगर हम कहें नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसा एडवांस एसेट, मतलब हमारा लोन जो एडवांस बैंक करती है, सीजेज टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। तो जब बैंक के लिए इनकम आना बंद हो गया तो इट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नाउ जो एनपीए के डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है ओवरड्यू। अभी ओवरड्यू का क्या मतलब है कि एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन ड्यू डेट। तो सिंपल डेफिनेशन है कि ड्यू डेट को अगर पैसा नहीं आया देन इट इज ओवरड्यू। सपोज 10th इज द ड्यू डेट ऑफ एनी लोन एंड इफ इज नॉट पेड ऑन ड्यू डेट और इफ इट इज पार्शियली पेड then the amount remaining will become overdue on 11th. So this is overdue. Now coming to non performing asset का डेफिनेशन जो आरबीआई ने दिया है, स्टेप बाय स्टेप लेट अस सी। सबसे पहला जो डेफिनेशन है दैट इज लोन और एडवांस वेयर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज। सो आपने देखा यहाँ ओवरड्यू। सो ओवरड्यू का ओवरड्यू यहाँ पे आ गया वर्ड। तो कितने दिन तक? तो इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट कुछ भी अगर ओवरड्यू रहता है, पार्शियल या फुल, कितने दिनों तक? 90 दिनों तक अगर ओवरड्यू रहता है देन अकाउंट विल बिकम एनपीए। देन नेक्स्ट इज बिल्स परचेज, बिल्स डिस्काउंटेड, बीपीबीडी जिसको हम बोलते हैं। तो बीपीबीडी में क्या होगा? अगर बिल रिमेन्स ओवरड्यू कितने दिनों तक? 90 दिनों तक, देन इट विल बिकम एनपीए। देन नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट एंड सीसी, ओडीसीसी। तो ओडीसीसी में क्या होता है कि वी यूज वन टर्म विच इज कॉल्ड आउट ऑफ ऑर्डर। सो इफ अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 90 डेज इट विल बिकम एनपीए। तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ ऑर्डर में क्या है? पहला है कंटिन्यूअस एक्सेस। तो अगर कंटिन्यूअस एक्सेस रहता है कोई सीसी या ओडी अकाउंट, मान लो 5 लाख का लिमिट है, 5 लाख के ऊपर लगातार वो चल रहा है, कितने दिनों तक? 90 दिनों तक, तो खाता एनपीए हो जाएगा। दूसरा कि खाता लिमिट के अंदर तो है लेकिन उसमें किसी तरह का नो क्रेडिट्स, क्रेडिट नहीं आ रहा। तो क्रेडिट नहीं आ रहा है तो भी खाता 90 दिनों तक अगर कोई क्रेडिट नहीं आएगा तो एनपीए हो जाएगा, भले वो लिमिट के अंदर है। और तीसरा सिचुएशन कि लिमिट के अंदर है और आपका क्रेडिट्स आ भी रहा है लेकिन क्रेडिट्स आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड। तो तीसरा सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है क्रेडिट आ ही नहीं रहा, तीसरा सिचुएशन क्रेडिट आ रहा है लेकिन इट इज नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड, तब भी खाता आपका एनपीए हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 डेज में अगर नो क्रेडिट्स है या क्रेडिट्स आर नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट देन योर सीसीओडी अकाउंट विल बिकम एनपीए। कमिंग टू फोर्थ इज टेक्निकल रीजंस। टेक्निकल रीजंस में दो आते हैं, एक रिलेटेड टू स्टॉक स्टेटमेंट एंड अनदर रिलेटेड टू रिव्यू। अगर हम जनरली बोलें तो स्टॉक स्टेटमेंट भी 3 मंथ्स पुराना है और उस पर अगर ड्राइंग्स आप अलाउ कर रहे हैं, डीपी बना रहे हैं, देन दीज आर इरेगुलर ड्राइंग्स एंड दीज इरेगुलर ड्राइंग्स इफ दे कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 90 डेज। मतलब टोटल कितना हो गया? 3 मंथ्स प्लस 90 डेज। सो दिस इज ऑलमोस्ट 180 डेज। तो स्टॉक स्टेटमेंट भी अगर 180 दिन तक नहीं आता है तो खाता एनपीए हो जाएगा। और सेम इज फॉर रिव्यू। अगर जो ड्यू डेट ऑफ रिव्यू है वहां से अगर 180 दिन तक खाता को आपने रिव्यू नहीं किया, जो भी ड्यू डेट ऑफ रिव्यू है, तो खाता एनपीए हो जाएगा। सो दीज आर 2 टेक्निकल रीजंस ड्यू टू विच अकाउंट कैन बिकम एनपीए। नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में व्हाट आर द नॉर्म्स? एग्रीकल्चर where repayment of agriculture loan is based on crop production. My dear friends, there are many agriculture accounts which are classified as agriculture but they are allied activities like dairy, like poultry, like these kinds of activities. Those activities repayment is not based on crop production. So where repayment is not based on crop production,
देयर 90 डेज नॉर्म्स विल अप्लाई। तो जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन पे बेस्ड है एग्रीकल्चर अकाउंट, उन्हीं के लिए ये नॉर्म्स हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या नॉर्म्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप अगर 2 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू होगा तो एनपीए होगा, एंड इफ इट इज लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप देन फॉर 1 क्रॉप सीजन इफ इट रिमेन्स ओवरड्यू। नाउ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप किसको मानेंगे, तो जो 12 महीने तक, सो 12 मंथ्स इज द डिवाइडिंग लाइन, सो अप टू 12 months is short duration crop and more than 12 months is long duration crop. So now here let us see one example to understand कैसे एनपीए, क्या एनपीए डेट आएगा। मान लो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है एंड योर सैंक्शन डेट इज 1 अप्रैल, तो उसका रिपेमेंट डेट हम मानते हैं कि मैक्सिमम हमने ले लिया, तो मैक्सिमम कितना है 12 महीना, तो हमने 12 महीना ले लिया, तो इसका मतलब हमने 31 मार्च 2022 का रिपेमेंट डेट डाला। अब वो डेट को अगर पैसा नहीं आया तो अकाउंट विल बिकम ओवरड्यू ऑन द नेक्स्ट डे, 1 अप्रैल को 2022 को ओवरड्यू हो जाएगा। और वहाँ से कितना हमको चाहिए, 2 क्रॉप सीजन, तो 2 क्रॉप सीजन मतलब 12 महीना 2 बार मतलब 24 महीना, तो यहाँ से 2 साल, तो 2024 में खाता एनपीए होगा। वैसे ही लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में क्या होगा कि अगर हमने 1 अप्रैल को दिया है तो 30/9 मतलब हम 18 महीना मैक्सिमम लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का मान के चल रहे हैं कि हमने रिपेमेंट दिया है, तो 18 महीने के बाद वो ड्यू होगा। और उसके नेक्स्ट डे मतलब अगर 30 सितंबर को ड्यू हुआ तो 1 अक्टूबर को अगर पैसा नहीं आया तो 1 अक्टूबर को ओवरड्यू हो जाएगा। और वहाँ से कितना ओवरड्यू रहेगा, 1 क्रॉप सीजन, यहाँ पे 1 क्रॉप सीजन। नाउ 1 क्रॉप सीजन हियर इज 18 months, so next 18 months again, so 1/10 से 31 मार्च 18 महीने हो जाएंगे, 1.5 साल हो जाएंगे। सो ये भी खाता 31 मार्च 2024। सो आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ एनपीए दोनों केस में सेम आ रहा। सो ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद आपका एग्रीकल्चर अकाउंट एनपीए हो रहा है फ्रॉम डेट ऑफ सैंक्शन। एक और चीज अपने को मालूम होना चाहिए, वैसे वो एनपीए से लेना देना नहीं है, कि इंटरेस्ट एप्लीकेशन जो है वो एग्रीकल्चर में सिंपल इंटरेस्ट लगता है कब तक, ड्यू डेट तक। तो जो भी ड्यू डेट होगा तब तक सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, देन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट स्टार्ट्स। सो दिस इज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर अकाउंट्स। नाउ कमिंग टू योर एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, एनएससी, आईवीपी, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, लाइफ पॉलिसीज। तो वहां पे क्या होगा कि जहां अगर एडिक्वेट मार्जिन है तो आरबीआई बोलती है कि नीड नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए। सो जहां भी आपका कोलेट्रल सिक्योरिटीज, कैश सिक्योरिटीज है, तो वहां पे एनपीए नहीं होगा कब तक, जब तक कि एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है। फिर आते हैं गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस में। गवर्नमेंट गारंटीड में इफ इट इज बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर गारंटी इन्वोक होने पे गवर्नमेंट मना नहीं करती है, देन अकाउंट विल नॉट बिकम एनपीए। इफ गवर्नमेंट रिप्यूडिएट्स मतलब रिफ्यूजेस when guarantee is invoked, then account will be treated as NPA. So central government normally does not repudiate, so naturally central government guaranteed accounts will not become NPA. But that does not mean कि वो 90 दिन तक पैसा नहीं आया, या जो भी हमारा ड्यू डेट था और जो भी हमारा रिपेमेंट शेड्यूल था पैसा नहीं आ रहा है तो हम इंटरेस्ट बुक करते रहेंगे। वहाँ पे भले हम एनपीए टेक्निकली क्लासिफाई नहीं करेंगे, लेकिन इनकम बुक करना बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो प्रिविलेज सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड में अवेलेबल है वो 31 मार्च 2006 के बाद स्टेट गवर्नमेंट में हट गया, मतलब वहाँ पे 90 डेज नॉर्म्स लागू हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस में। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला प्रिविलेज स्टेट गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। नाउ कमिंग टू इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स। इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी बोलता है कि इफ अकाउंट बिकम्स एनपीए देन इनकम विल बी बुक्ड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। मतलब अब रिकवरी आएगा और वो रिकवरी से हमारा अगर इंटरेस्ट निकल रहा तो हम इंटरेस्ट बुक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द अर्लियर स्लाइड, ये गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स में भी लागू होता है। नाउ कमिंग टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, तो वहाँ देखिए कैश सिक्योरिटीज जहाँ भी है वहाँ पे वही लागू है कि अगर एडिक्वेट मार्जिन है तो एनपीए ही नहीं होगा, तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट बुक करते रहिए भले पैसा आए या ना आए। अभी रिवर्सल ऑफ इनकम, अभी मान लो 90 डेज नॉर्म्स है, 90 दिन तक इंटरेस्ट लगता रहा हर महीने,
लेकिन पैसा नहीं आया मान लो, तो खाता जब से ओवरड्यू हो गया तब से पैसा नहीं आ रहा, तो अगर आपने इंटरेस्ट बुक किया है उस 2-3 महीने में तो वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो भी अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट है दैट हैज टू बी रिवर्स्ड। नाउ कमिंग टू एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट क्लासिफिकेशन में मैंने यहाँ 2 नंबर से शुरू किया है। एक नंबर क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड। तो जो स्टैंडर्ड होंगे वो हम चाहते हैं बैंक वाले कि सारे खाते हमारे स्टैंडर्ड रहे, लेकिन ये पहला क्लासिफिकेशन है। देन सेकंड इज सब स्टैंडर्ड, देन डाउटफुल एंड देन लॉस। तो एनपीए होने के बाद खाता 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड रहेगा, 12 महीने के बाद वो डाउटफुल में चला जाएगा और वो पूरे जिंदगी डाउटफुल रहेगा। लॉस कब होगा, तो लॉस के लिए वो उसका सिक्योरिटी से लिंक है। तो इफ इट इज आइडेंटिफाइड एज लॉस देन ओनली, कौन आइडेंटिफाई करेगा, आइदर बैंक और इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स और आरबीआई इंस्पेक्टर्स अगर आइडेंटिफाई करते हैं किसी खाते को लॉस तो होगा। बाकी लॉस ये मूव करके जैसे पीरियड वाइज मूव करके लॉस में नहीं जाता। नाउ सम नॉर्म्स रिगार्डिंग एसेट क्लासिफिकेशन। नंबर 1 इज एसेट इज क्लासिफाइड बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज। अगर एक बोरोवर का 2 फैसिलिटी है, एक फैसिलिटी अगर एनपीए हो रहा है तो उसका मतलब उसका दूसरा फैसिलिटी भले उसमें भले रिपेमेंट है फिर भी वो एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। सो one borrower, if it is having multiple facilities, if one facility becomes bad, all facilities will be classified as NPA. Then in case of consortium case advances, record of recovery of individual member banks देखना है NPA classification के लिए। तो यहाँ पे ये भी norms clear है बिल्कुल। Then accounts where there is erosion in value of security or there is fraud, तो fraud वाले खाते या जहाँ अचानक से erosion in value of security है वहाँ पे हम ये इंतज़ार नहीं करेंगे 12 महीने और ये सब, सीधा सीधा हमारा खाता अगर 50% से कम हो गया रियलाइजेबल वैल्यू, इट विल स्ट्रेट अवे गो टू डाउटफुल। इफ योर रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 10% देन इट विल स्ट्रेट अवे गो टू लॉस। सो दिस इज रिगार्डिंग इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और फ्रॉड केसेस। नाउ कमिंग टू प्रोविजनिंग। Provisioning for standard assets, agriculture and micro and small enterprises. Here medium is not there. Medium enterprises कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। So agriculture and micro and small enterprises in case of standard it is 0.25% provision. Commercial real estate 1% provision. Commercial real estate residential housing के केस में 0.75% provision and all others it is 0.40. Now coming to substandard. सब स्टैंडर्ड मतलब पीरियड एज एनपीए अप टू 1 ईयर। तो क्या होगा, सिक्योर्ड पोर्शन इट इज 15%, अनसिक्योर्ड पोर्शन 25%। मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर्स एनपीए है तो डाउटफुल 1। नाउ फॉर प्रोविजनिंग पर्पस डाउटफुल एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू डाउटफुल 1, 2 एंड 3। वो पीरियड के हिसाब से है। 1 साल तक डाउटफुल रहेगा तो डाउटफुल 1 में, फिर दूसरे साल से लेके और तीसरे साल तक 2 साल वो डाउटफुल 2 में रहेगा और फिर वो 3 साल तक, उसके बाद वो डाउटफुल 3 में चला जाएगा। मतलब एनपीए अगर कोई खाता 5 साल से ज़्यादा रह गया तो इट विल बिकम डाउटफुल 3। सो आप देख सकते हैं डाउटफुल 1 में सिक्योर्ड पोर्शन 25%, सिक्योर्ड पोर्शन 40% एंड देन हियर दिस साइड ऑल आर अनसिक्योर्ड पोर्शन में सीधा 100% है। लॉस के केस में इट इज़ नॉट रिलेटेड टू पीरियड, सो डायरेक्ट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी पे लिंक्ड है 100%। सो दीज आर द प्रोविजनिंग नॉर्म्स। सो यू कैन सी सो मच लॉस टू द बैंक। तो एक तो इन खातों से इनकम नहीं जनरेट हो रहा है, इसीलिए कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं कि एनपीए दुधारी तलवार कैसे है। तो पहला तलवार तो ये है कि आपका इनकम आना बंद हो गया उस खाते से। दूसरा, वो खाते में जो लॉस होने वाला उसके लिए हमको प्रोविज़न करना शुरू कर देना पड़ता है। तो जहाँ से हमने पैसा कमाया है प्रॉफिट से हमको ये प्रोविजनिंग भी करना पड़ता है। सो डबल हमको मार पड़ती है, बैंकों को मार पड़ती है। नाउ कमिंग टू अकाउंट्स गारंटीड बाय ईसीजीसी सीजीटीएमएससी। तो जहाँ पे गवर्नमेंट की गारंटी है, जिस तरह की गवर्नमेंट की एजेंसीज की गारंटी है किसी लोन अकाउंट में, तो जितना पोर्शन गारंटीड है वहाँ पे हमको कोई प्रोविज़न नहीं करना। ये बहुत बड़ा फ़ायदा गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स में, या गवर्नमेंट गारंटीड मतलब इस तरह के सीजीटीएमएससी या ईसीजीसी गारंटीड अकाउंट्स में हमको फ़ायदा मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर CGT MSE गारंटी 1 लाख का अकाउंट है एंड इफ देर इज 75% कवर, सो 75,000 पे हमको कोई प्रोविजन नहीं करना है, भले खाता NPA है, तो हमको 25,000 के लिए प्रोविजन करने का सोचना है। प्रोविजन कवरेज रेशियो, दिस इज नॉर्म्स फॉर ऑल द बैंक्स। अभी 2010 तक RBI ने बोला था कि सारे बैंकों को कम से कम 70% प्रोविजन कवरेज रखना है। प्रोविजन कवरेज क्या है? रेशियो ऑफ प्रोविजनिंग टू ग्रॉस NPA। ठीक है, तो जितना टोटल प्रोविजनिंग बैंक ने किया है NPAs के लिए, उसके सामने ग्रॉस NPA कितना है, दैट इज रेशियो। तो नॉर्मली इट शुड बी मोर देन 70%। और अभी काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग की बात होती है, मतलब जब अच्छा समय है बैंकों का तो ज़्यादा प्रोविजन करें ताकि बुरे समय में हमारा वो काम आ सके। नाउ कमिंग टू एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपने SMA स्टेटस क्लिक को रिपोर्ट, मतलब किसी तरह का मिस रिपोर्टिंग है, तो वहाँ पे RBI पनिशमेंट के तौर पे ज़्यादा प्रोविजनिंग करने को बोलती है। जैसे सब स्टैंडर्ड में नॉर्मल प्रोविजनिंग हमारा 15% है 6 मंथ्स टू 1 ईयर में, लेकिन यहाँ पे हमको 25% करना पड़ेगा एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग। अगर आप देखेंगे सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड में 6 to 1 ईयर में हमारा 25% है, तो वहाँ पे 40% प्रोविजन करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से प्रोविजनिंग बढ़ जाता है एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग के केस में। वो कब होगा? अगर हमने SMA स्टेटस क्लिनिक को रिपोर्ट नहीं किया है, या हम कोई ऐसा मेथड रिसोर्ट कर रहे हैं जहां हम कुछ कंसील करना चाहते हैं स्टेटस ऑफ अकाउंट के बारे में, या हम खातों का एवरग्रीनिंग कर रहे हैं, मतलब वो NPA है लेकिन बार बार कुछ रिस्ट्रक्चर करके उसको जो है हम स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर RBI पकड़ेगी तो फिर और एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग हमको करवा सकती है। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग। So thank you very much friends for viewing this video, and I request all of you to please subscribe to the channel for new updates, because now promotions are coming, so I will be releasing videos on very frequent basis. So please go through the videos, and all the best to all of you for your coming promotions. Thank you very much. Thank you.